नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अपन ने एक पॉइंट पढ़े थे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर हम देखने वाले ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये इसको बड़ा क्रेडिट जाएगा लुइस डी ब्रोई। ब्रोगली पढ़ते हैं कुछ लोग उसको, ब्रॉय, ये जी और एल साइलेंट है, डिब्रॉय, डिब्रॉय बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसने जो सबसे पहले यहाँ पर कंसेप्ट दिया इसके ऊपर के बिहेवियर ऑफ मैटर, उसने कहा कि भाई जैसे हमने पहले देखा प्रीवियस रिसर्च में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, याद है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक वेव ऐसी जा रही है इलेक्ट्रिकल और दूसरी उसके परपेंडिकुलर क्या थी, मैग्नेटिक। इनको हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझा आपको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि उसमें मैटर के जैसा भी पार्टिकल भी है और वेव भी है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा अपन ने कि वो जो वेव होती है वो पार्टिकल भी है, क्योंकि उस जो वेव आ रही है एक्चुअली फोटॉन्स है, बंडल है लाइट, एनर्जी बंडल्स है, क्वांटा बोलते हैं उसको, क्वांटा। वो एक के पीछे एक आ रहे वेव के फॉर्म में, तो उनके अंदर पार्टिकल भी है और सारे पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, वो वेव भी है। तो एट ए टाइम वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो ये डेब्रॉय ने कहा कि जब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो पार्टिकल बोले तो मैटर होता है ना, तो उसने कहा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैटर के भी दो फॉर्म है, वेव एंड पार्टिकल। समझा आपको? अरे भाई पार्टिकल बोले तो मैटर होता है ना, तो पहले क्या बोले कुछ साइंटिस्ट के जो वेव होती है वो वेव भी है और उसके अंदर जो एनर्जी बंडल्स जा रहे हैं छोटे छोटे पैकेट्स, वो पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी वेव के जैसा बिहेव करती है और उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है कुछ कंडीशन में वो पार्टिकल यानी मैटर जैसा बिहेव करते हैं। तो इसने कहा कि हम उल्टा भी बोल सकते हैं ना, तो जो मैटर होता है वो वेव भी बन सकता है और वो पार्टिकल भी हो सकता है। तो उसकी बात में दम था, क्योंकि उसका रिलेशन जुड़ता है जाकर आइंस्टाइन की इक्वेशन से। तो यहाँ पर उसने प्रीवियस रिसर्च के बेस पर ये स्पेशल रिलेटिव इक्वेशन जो आइंस्टाइन की थी, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसने कहा कि जो मैटर है वो जब एनर्जी बनेगा तो वो वेव फॉर्म में जाएगा ना, और जब वो मैटर फॉर्म में तो वो मैटर है। तो उसने कहा कि मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है, तो वो वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ये बात समझी क्या आपको? अरे समझा क्या? अब जब कोई वेव नेचर जैसा शो करेगा तो उसकी वेवलेंथ निकाली जा सकती है। जो वेव है तो उसकी वेवलेंथ रहेंगी ना, एक साइकिल की एक वेवलेंथ होती है। और जो पार्टिकल रहता है हम उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं, यानी उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। दो पॉइंट इसने दिया, वेवलेंथ, अगर कोई मैटर एज ए वेव बिहेव करता है तो उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और जब पार्टिकल बिहेव करता है तो उसका हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। देखो देखो इधर, ये दो रिसर्च से पहले, मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रिसर्च से पहले क्या माना जाता था, वेव एक अलग चीज है, इसमें कोई पार्टिकल नहीं होते, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दूसरा एक कंसेप्ट था कि जो पार्टिकल होता है वो वेव नहीं होता है। समझा आपको? हम आगे चलकर इसको और डिटेल में समझने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो साइंटिस्ट का ये बोलना था कि जो वेव होती है हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेव यहां से शुरू हुई, ये लाइन है, वेव यहां से शुरू हुई, आधी वेव इधर, आधी वेव इधर। समझा आपको? यहां से ये आधा सर्कल, यहां से ये आधा सर्कल, इसको कंप्लीट एक वेव बोलते हैं। समझा आपको? या एक साइकिल बोलते हैं, जो अपन ने पढ़ा है। ठीक है, तो जो वेव है उसका वेवलेंथ निकाला जा सकता है। और जो पार्टिकल होता है, टेनिस बॉल ले लो, छोटा सा पत्थर ले लो, छोटा सा कंकर ले लो, ये पार्टिकल्स है। इसको जब हम फेंकेंगे तो उसका हम मोमेंटम निकाल सकते हैं कि इसका पोजीशन इतने टाइम में कहां पर है। बॉल ऊपर से फेंका, थर्ड फ्लोर पे से नीचे जा रहा है, तो सेकंड फ्लोर पे जब वो आया तो उसका मोमेंटम क्या था हम निकाल सकते हैं। और ये आपने 9th में पढ़ा है,
क्या पुरानी बातें निकालते बोलना सर। मोमेंटम P याद है आपको, इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर किसी का मास मालूम पड़ जाए और उसकी वेलोसिटी जो स्पीड मालूम पड़ जाए तो उससे हम उसका मोमेंटम पोजीशन बता सकते हैं कहां पर है। अभी ये टाइम पे वो कहां पर है। एक आदमी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, कार यहां से निकला वो औरंगाबाद से नांदेड़ को चला छुट्टियों में शादियों में, बराबर है कि नहीं। और अपने को पता चल गया उसका मास कितना है जिसमें वो जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, बराबर है। तो हम इतने टाइम पे वो कहां पर रहेंगे, हम उसका पोजीशन बता सकते हैं ना, मोमेंटम। तो वैसे ही अब यहां पर बहस शुरू हो गई कि अगर मैटर है कोई वेव या रेडिएशन तो उसका मोमेंटम मालूम होना चाहिए। समझा आपको, पोजीशन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ले लो, सेंट्रल न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा है सब तरफ। तो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो उसका एक टाइम पर अपने को उसका मोमेंटम मालूम होना चाहिए कि वो अभी कहां पर है। समझा आपको। लेकिन बहुत तेजी से घूम रहा है वो, लेकिन निकाला जा सकता है, मोमेंटम बोलते हैं उसको। अब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम। अरे बोलो, निकाल सकते हैं ना, ठीक है, ओके, दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन क्या दोनों एक साथ निकाल सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं हम आगे, जरा ध्यान से सब लोग देखिए। So the basis of this argument, he gave an equation for calculation of momentum and the wave and also the wavelength of particle। मतलब अब तक वेवलेंथ निकालते थे वेव की, तो उसने बोला कि नहीं, हम वेव का क्या निकालेंगे, मोमेंटम। और हम निकालते थे पार्टिकल का मोमेंटम, उसने कहा हम पार्टिकल का वेव नंबर भी निकाल सकते। समझा आपको, वाइस वर्सा, उल्टा, ठीक है। तो उसके लिए उसने इक्वेशन दिया P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, या लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन P। समझा। व्हाट इज P? मोमेंटम। P रहता है मोमेंटम। अब यहां दिया ने बेसिक 9 का, क्योंकि बुक वाला समझ रहा है आप बड़े हो गए। दिया, कहा दिया? नहीं, वो थोड़ी दिया। अरे हजरत क्या बोल रहा मैं, सुनो। जो 9th में 10th में था आपको P इज इक्वल टू mv था, ये दिया हुआ है यहाँ पर। क्या था? P इज इक्वल टू mv। अब वो आपको याद नहीं है क्योंकि आप ज़ईफ हो गए। वो तो मैंने बोला ना अभी 5 मिनट पहले। वेरी गुड, क्या बात है। शाबाश, 100 में से 100, सिद्दीक को 200। ठीक है, इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से, अभी उन्होंने कुछ तो भी कान में बोलेंगे उनके, ठीक है। ठीक है, तो ये P है मोमेंटम। तो अगर हम मोमेंटम किसी का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है h अपॉन लैम्बडा, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ। और उसी का इनवर्स रिलेशन, लैम्बडा को भेजो इधर और P को भेजो इधर, तो आप क्या निकाल सकते हैं? लैम्बडा। अरे भाई, P आया इधर, लैम्बडा गया इधर, और लैम्बडा कौन है? वेवलेंथ। मतलब मोमेंटम मालूम है तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, वेवलेंथ मालूम है तो लैम्बडा निकाल सकते हैं। और सपोर्ट कौन करेगा उसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये याद रहेगा सब लोगों को? समझ में आया आपको? अब जरा ध्यान से देखिए आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दोनों एक साथ निकाला जा सकता है? दोनों एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है, दोनों को एक साथ फाइंड करना डिफिकल्ट है। तो उसके लिए हाइसेनबर्ग ने कुछ दिया है, वो अपन बाद में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये समझाने के लिए दिया हुआ है। मैं इसको अभी पूरा नहीं बताता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ये उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एट ए टाइम मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन हम कैसे देखेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट लो, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ किया गया है, एक लाइट लिया गया है, वो रेड लाइट वगैरह आती है ना, और सामने 2 पेपर रख दो ऐसे, बीच में एक छोटा सा स्लिट रखो, मतलब इतना डिस्टेंस,
जितना वो लाइट का बीम है उतना ही डिस्टेंस रखो आप। तो वहां से लाइट पास हो रही है, सामने आपको पेपर पे लाइट नजर आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? जितनी लाइट दिख रही है उतनी नजर आएंगी आपको, ठीक है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम है वो फिक्स है, वो मोमेंटम फिक्स है जो अपने को एग्जैक्ट नजर आ रहा है वहां पर, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या करेंगे, वो बीम ऑफ लाइट को एज इट इज उसकी पोजीशन पे रखेंगे। घर पे कर सकते हैं आप एक्सपेरिमेंट। ये जो स्लिट है इसको आप छोटा करेंगे, मतलब जो बीम ऑफ लाइट का जो साइज है उससे आप इसको आधा कर देंगे या उससे भी कम कर देंगे, थोड़ा और कम। तो अब बाहर जो सामने आप पड़ने वाली लाइट है वो छोटी होंगी कि बड़ी होंगी? छोटी लॉजिकल है, हर कोई बोलेगा छोटी होंगी, लेकिन आप ऑब्जर्व करना वो बड़ी होती है, फैलती है। मतलब यहां पर अब उसका मोमेंटम चेंज हो गया, समझा आपको? मोमेंटम चेंज हो गया। वो स्लिट को आप छोटा करेंगे वो लाइट फैलेंगी, फ्रैगमेंट, उसका मोमेंटम चेंज हो गया। ऐसे जो है डेब्रॉय ने भी और श्रोडिंगर ने भी, दोनों ने कई एक्सपेरिमेंट किए जिससे उनको पता चला कि जो लाइट पास हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, असल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन को यूज किया। ये फोटोन की बात चल रही है ना, लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रॉन की बीम है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे बेटर क्या है, हम इसको फोटोन यानी लाइट से समझ सकते हैं। और फोटोन का नेचर और इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, सेम, दोनों स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है, दोनों का नेचर सेम है। कहा कि हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सीधा जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो वहीं घूम रहा है, तो हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जगह हम फोटोन लेंगे और फोटोन पे जो नेचर भी वहां पर शो होगा सेम इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो उन्होंने फोटोन यूज किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम फोटोन का मोमेंटम मालूम करने जाते हैं कि वो फोटोन अभी कहां पर है, तो हम मिस कर देते हैं कि उसकी अभी यहां पर वेलोसिटी कितनी है। और जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाते हैं तो हम उसका मोमेंटम लॉस कर देते हैं, हमको पता नहीं चलता कि अभी उसका मोमेंटम कितना है। समझा आपको? तो एक साथ दोनों को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर उसने इक्वेशन भी दिया, वो इक्वेशन हम कल देखेंगे, आज पॉसिबल नहीं है, टाइम हो गया है। तो कल इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू देखते हैं। छोटा सा पॉइंट है 5-10 मिनट का, वो होने के बाद हम न्यू पॉइंट्स में फिर चले जाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।